चलिए देखिए, सुनिए, अगला चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें हम लोग फ्लूइड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। बोलिए, तो ये बताइए फ्लूइड किसको बोला जाता है? फ्लूइड, पानी को फ्लूइड बोला जाता है, बाकी पानी के अलावा और कोई फ्लूइड नहीं है। लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है? नहीं। गैस को फ्लूइड बोला जाता है? तो अरे मेरा भी सुन लो रे भाई, वही बताने आया हूं मैं यहाँ। फ्लूइड हर उस चीज को कहा जाता है जो बह सकता है। अब बताओ क्या क्या बहता है? लिक्विड बहता है, पानी के लिए हम लोग बहना वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और हवा भी बहता है, गैसेस भी बहती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है कि नहीं? तो बात ऐसा है कि द फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन क्या फ्लो, जिनका फ्लो हो सकता है उनको फ्लूइड बोला जाता है। तो लिक्विड कहिए चाहे गैस कहिए, दोनों को हम फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रेशर। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लूइड है, तो वो जो फ्लूइड है ना, इसके सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, चारों तरफ से फोर्स लगाएगा। अरे बोलो यार। और वो जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। यहाँ पर फोर्स फ्लूइड किधर लगाएगा? इधर। यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा। और अगर फोर्स लग रहा है तो वहाँ प्रेशर भी एक्सर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। फोर्स पर यूनिट एरिया को बोला जाता है प्रेशर। बोलिए ना। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि मैंने कोई छोटा सा सरफेस एरिया यहाँ पर लिया, ऐसा छोटा सा सरफेस एरिया, चलिए डीए ले लेते हैं। अच्छा, ये छोटा सा सरफेस एरिया मैंने क्यों लिया? क्योंकि बाबू यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन इधर है, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन बदल ना गया। बोलिए, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन इधर है, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो चूंकि हर जगह फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए जब हमको प्रेशर निकालना होगा तो हम एक बार में टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। हमको इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए तो हम इस पॉइंट का एरिया लेंगे, और पॉइंट का एरिया तो बहुत छोटा ही ना होता है। बोलो। और मान लो कि इस जगह पे जो फोर्स लगा है वो भी तो बहुत छोटा सा होगा। अब जब एरिया बड़ा छोटा सा है तो फोर्स भी बहुत छोटा सा होगा। अब इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलेंगे प्रेशर। अगर आपको प्रेशर को डिफाइन करना है तो आप मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं डीएफ बाई क्या? डीए। अब छोटा सा एरिया छोटा सा फोर्स है तो डीएफ बाई डीए। बड़ा सा एरिया बड़ा सा फोर्स होगा तो एफ बाई ए कर लेंगे हम लोग। बोलिए। चलिए, लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो जब मैं फ्लूइड बोलूं तो बढ़िया है कि अगर आपके दिमाग में लिक्विड आ रहा है, लेकिन आना गैस भी चाहिए। बोलो ना। हाँ, तो किसी फ्लूइड में जब इमर्ज किया जाता है, द फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस। वो फ्लूइड उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। इफ ds is the magnitude of this normal force on the ये क्या है? ऑफ गलती से आ गया है। हाँ, नॉर्मल फोर्स ऑन दी एरिया कितना? dA, देन प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, dF बाई dA लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्स के पास होता है लेकिन प्रेशर के पास नहीं होता। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कुछ इतना होता है। और देखो, मैंने तुमसे कहा है कि बस दो लोगों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला तुम याद करना। बताओ वो दो लोग कौन कौन से हैं? फोर्स और एनर्जी। फोर्स और क्या? वही बोला था, दो को याद रखना, बाकी सारा फिजिकल क्वांटिटी का निकल जाता है। तो बताइए, यहाँ अगर हमको प्रेशर का चाहिए तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स ऊपर रखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया नीचे रखोगे। तुम बताओ, तुम, हाँ, तुम्हारे पीछे जो है, हाँ, सोच रहा है बेकार में आज आ गए, ऐसा सोच रहा है ना, आज बेकार में आ गए। तो बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? कितना होता है? mlt माइनस
2। ठीक है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा तुम बताओ? हाँ हाँ, भुलौनी धर लिया। क्या होगा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला? अरे बाबू, मैंने कहा कि ज्यादा दिमाग अगर लगाने का मन ना करे ना तो आप देख लीजिए उसका यूनिट क्या है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एंड मीटर यूज किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है। तो एल का स्क्वायर ना हो जाएगा, ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। एल से एक एल कट जाएगा और ये एल ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एम एल टू दी पावर -1 और टी टू दी पावर कितना? -2 हो जाएगा। ऐसा कहानी है, सही है। तो वही चीज लिखा हुआ है, निकाल लेंगे हम लोग, रटेंगे थोड़े ये सब। ठीक है, अगला है कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों बाबू? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूटन। बोलिए ना। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को प्यार से बोला जाता है पास्कल। क्या बोला जाता है? पास्कल। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होगा। तो वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, ये जो पास्कल है ना, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, नाम था उनका ब्लेज पास्कल। उन्हीं के नाम पर ये पास्कल पड़ा है। ठीक है, अगला है कि द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इस एटीएम ये काट लीजिए। अ कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज द क्या? एटीएम। एटीएम भी एक यूनिट ऑफ प्रेशर है और जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। समझ रहे हो? सी लेवल का मतलब हुआ कि हाँ, समुंदर का जो लेवल है जिसके ऊपर से एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है, तो जस्ट वहां पे हम लोग सी लेवल पर थोड़े रहते हैं, हम लोग सी लेवल से ऊपर हैं। तो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा या किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, समझे, उसको बोला जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो होता है 1 एटीएम। कितना होता है? 1 एटीएम। अब 1 एटीएम इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। तो जनरली हम लोग ये लास्ट वाला 3 नहीं लिखते हैं, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या और ज्यादा हड़बड़ी में हो गए तो इसको 1 इंटू 10⁵ पास्कल का मतलब सिर्फ 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो। तो लगभग में ये 1 लाख पास्कल है। कितना है? आप यकीन मानिए, अभी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगभग 1 लाख पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब ये 1 लाख पास्कल के प्रेशर को अगर आपको महसूस करना है, आइए हम समझते हैं। हम लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना? तो 1 मीटर स्क्वायर पे हमको 1 लाख न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। जा, तब ना हम बोलेंगे कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 लाख पास्कल है। अब 1 लाख न्यूटन का फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? तो एक हाथी जो है, जिसका एवरेज मास कितना होता है? 5000 kg, तो अगर 2 हाथी ले ले तो 10,000 kg। 10,000 kg हो गया। 10,000 kg का हाथी अगर किसी के ऊपर रख दिया जाए तो वो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? m इंटू जी। तो 10,000 में 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 लाख। आप यकीन मानिए, अभी ये एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर उतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जितना प्रेशर अगर हम 1 मीटर स्क्वायर सरफेस पे 2 हाथी रख दें तो वो एक्सर्ट करेगा। यानी बहुत ज्यादा प्रेशर। तो आप बोल रहे होंगे कि सर लेकिन हम लोग तो ये महसूस कर ही नहीं पाते हैं। महसूस कर पाते हैं क्या? हमको ऐसा लगता है हमारे ऊपर 2 हाथी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल है। क्या है? अरे ये क्या है? ये बॉटल है। तो मान लीजिए ये हम लोग हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि हवा जो है बॉटल के बाहर है, अंदर है, कि दोनों जगह है? दोनों जगह है। ढक्कन खुला हुआ, इवन ढक्कन बंद भी कर दे तो हवा गायब थोड़े हो जाता है, वो अंदर ही ना रहता है। और हवा इज द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट किसके जरिए करता है? हवा के जरिए। बोलिए। तो बात कुछ ऐसा ना कि जितना प्रेशर बाहर है उतना ही प्रेशर अंदर है। बोलो। तो कोई भी छोटा सा एरिया हम ले लें
तो बाबू जितना फोर्स बाहर से लग रहा है उतना ही फोर्स अंदर से लग रहा है, और नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, और इस बॉटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग अंदर की हवा कम कर दें, यानी अंदर का प्रेशर, अरे हवा ही ना प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बाहर का प्रेशर इसको पिचका देगा। एक मिनट, ये देखिए, मैं इसके अंदर से हवा निकाल रहा हूं, क्या हुआ? ये जो मैंने किया है, एक मिनट, कोई बात नहीं, ये जो मैंने इसके अंदर का हवा, इसके अंदर की जो मैंने हवा खींची, अच्छा क्या लग रहा है मैंने इसको दबाया था क्या? मैंने ऐसा रखा था, है कि नहीं? और सिर्फ हवा खींच लेने से ये दब गया कि नहीं? किसने दबाया है इसको? एटमॉस्फेयर ने दबाया है भाई। एटमॉस्फेयर दो हाथी के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि अंदर का हवा अगर कम कर दिया गया तो इसीलिए बाहर का प्रेशर अंदर के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, उसने इसको पिचका दिया। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी सांस वांस लेते हैं ना, अरे बोलिए ना, तो सांस के जरिए जो हम हवा लेते हैं वो एटमॉस्फेयर का ही ना हवा है। तो वो जब अंदर जाता है तो वो भी अंदर उतना ही प्रेशर मेंटेन करके रखता है जितना कि बाहर है। ठीक है, हल्का सा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन लगभग मान के चलिए कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर है। तो इसी बॉटल की तरह हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बोलिए ना। तो ये वजह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डेंसिटी। पढ़ा है हम लोगों ने, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए कि कोई भी फ्लूइड है कि नहीं, और इसका मास कितना है, m है, और वॉल्यूम कितना है, अगर इसका v है, तो डेंसिटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं वो होता है मास पर यूनिट, यानी ऊपर मास नीचे वॉल्यूम रख लीजिए। अच्छा, छोटा सा वॉल्यूम होगा तो dm/dv हो जाएगा। बड़ा सा मास बड़ा सा वॉल्यूम है तो m/v हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, ml-3। क्यों होगा? क्योंकि बाबू मास के लिए तो खैर m ही यूज होता है, लेकिन वॉल्यूम के लिए तो l का क्यूब नहीं यूज होगा। वॉल्यूम का यूनिट तो मीटर क्यूब ना होता है, एंड मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ, तो ये l का क्यूब हो जाएगा, और यही नीचे जाएगा तो वो बन जाएगा। सही है, इसका ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब होगा। मास के लिए kg, वॉल्यूम के लिए मीटर, kg पर मीटर क्यूब। ये पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है, मास भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब ये दोनों नेगेटिव नहीं होगा तो डेंसिटी भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, और डेंसिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, का मतलब डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कहानी है। लिक्विड जो होता है वो लार्जली इनकॉम्प्रेसिबल होता है, यानी लिक्विड्स के वॉल्यूम को हम बहुत ज्यादा कम नहीं, मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें सेम अमाउंट ऑफ पानी को अगर हम समुद्र में 3000 मीटर नीचे लेके चले जाएं, 3 किलोमीटर लेके चले जाएं, तब भी उसका वॉल्यूम मात्र 1.36% कम हुआ था, 1.25%, जो कि आपको महसूस भी, और 3 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं। समझ रहे हो कितना भयंकर प्रेशर होगा वहां पे। लेकिन उतना प्रेशर होने के बावजूद भी वॉल्यूम मात्र 1.25% अगर घट रहा है, तो हम तो यही ना मान के चलेंगे कि लगभग ये इनकॉम्प्रेसिबल है, ये दबता नहीं। उतना तो सॉलिड वॉलिड भी दब जाता है। अरे बोलिए ना। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, लिक्विड अगर है, क्या है, मैं फ्लूइड की, पूरे फ्लूइड की बात नहीं कर रहा हूं, बोलो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, लिक्विड। गैस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है, इतना सारा गैस तो तुम चाहोगे तो इतने कर सकते हो, है कि नहीं? तो बात यह है कि लिक्विड जो है आर लार्जली इनकॉम्प्रेसिबल, यानी उनको कंप्रेस करना आसान नहीं है। ठीक है, एंड इट्स डेंसिटी इज देयर फॉर नियरली कांस्टेंट। अब चूंकि मास वही है और वॉल्यूम भी लगभग नहीं बदल रहा है, तो डेंसिटी भी नहीं बदलेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। बोलिए, ठीक है, एट ऑल प्रेशर, तो ये चीज रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपको पता है 273 ऐड करना होता है, हालांकि वो तो 273.15 होता है,
लेकिन अब ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसमें दिमाग मत लगाइए। फिलहाल समझिए सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये लास्ट क्लास में ही मैं आपको बता रहा था कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा कंटेनर लेकर पानी भर दोगे तो उस पानी का मास कितना होगा? 1000 kg होगा। बोलो 1000 kg होगा। तो ये ऐसा डेटा है जो आपको याद रखना चाहिए। एक और बात है, पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा भी करोगे तो पानी का डेंसिटी कम होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम भी करोगे तो पानी की डेंसिटी कम होगी। सबसे ज्यादा, ये सब पूछा जाने वाला सवाल है, पानी की डेंसिटी बताइए सबसे ज्यादा कहाँ होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और इस चीज के बारे में, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी उतनी है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। क्लियर है? हाँ। अब एक और बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ पानी की डेंसिटी कितनी है, तो अंडरस्टूड होगा कि वो मैं किस टेम्परेचर पे पूछ रहा हूँ, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछ रहा हूँ, तो तुमको बताना होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो बाबू स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है पानी के कंपैरिजन में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जितने गुना ज्यादा हो या जितने गुना कम हो, उसी फैक्टर को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझाता हूं। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है किसका? मर्क्यूरी का, जिसकी डेंसिटी होती है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो आप बताइए कि कौन चिल्ला रहा है इधर? कौन चिल्ला रहा था इधर? पागल होगल है क्या तुम? ठीक है, वो मरकरी की डेंसिटी 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। मैं पूछूं कि बताओ पानी से ये कितने गुना ज्यादा है? अरे पानी से ये कितने गुना ज्यादा है? तो 13.6 टाइम ज्यादा है। इसी को बोला जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप क्या करिएगा? आप डेंसिटी ऑफ मटेरियल को ऊपर रखिएगा। बोलिए ना, डेंसिटी ऑफ मटेरियल को कहां रखना? ऊपर रखना। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस को कहां रखना? नीचे रखना। तो बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर Hg कितना होगा? तो 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाई 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कट जाएगा, ये भी कट गया, और आंसर कितना आ गया? तो किसी भी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया जाए तो समझ जाना कि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से इतने गुना ज्यादा है। किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, क्या मतलब हुआ कि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 5 गुना ज्यादा है? अरे बोलिए। अच्छा, एक और बात है, अगर किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 दी गई है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी कितनी होगी? तो कुछ नहीं है, इसी में पानी की डेंसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेंसिटी हो जाएगी 5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है। यहाँ कुछ सब्सटेंसेस जिसमें ऑब्वियसली लिक्विड और गैस दोनों है, उनकी डेंसिटी दी गई है। तो पानी की डेंसिटी है 1 × इतना, बोलो। लेकिन अगर, अच्छा, जब मैं वाटर बोलूँ ना तो एकदम डिस्टिल्ड प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, एकदम H2O के अलावा और उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। टैप वाटर या सी वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सी वाटर जो होता है ना, समुद्र का पानी, उसकी डेंसिटी देखो थोड़ा ज्यादा है। बोलो ना। हाँ, 1000 में 30 kg ज्यादा होगा वो। तो क्यों ज्यादा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसमें नमक घुला हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स हैं उसमें। मर्क्यूरी का तो अभी हम लोगों ने देखा इथाइल अल्कोहल है,
तो उसकी डेंसिटी देखो पानी की डेंसिटी से भी कम है, जा कम नहीं है, पानी की डेंसिटी से कम है। ये इथाइल अल्कोहल का कहाँ यूज होता है? इस शराब में इसी का यूज होता है क्या? हमारा ब्लड जो है उसकी डेंसिटी 1.06 इतना है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एयर का डेंसिटी देखो, और हो गया ना, एयर का डेंसिटी तो बहुत कम हो गया ना। कहाँ यहाँ पर 10⁻³ वाला सा फैक्टर आ रहा था? अरे बोलिए, और यहाँ वाला फैक्टर गायब है। अब जैसे हम इसी से कंपेयर करें, सी वाटर से इसको कंपेयर करें, है ना, लगभग लगभग मतलब 1.26 है, इसको 1 माने अगर ऑर्डर की बात करें तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ 10⁻³ का फैक्टर है, यहाँ नहीं है। यानी हवा की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से लगभग हजारों गुना कम होता है, कम डेंसर है, बहुत रेयर चीज है वो। ठीक है, अगर हवा मिक्सचर के रूप में है, जैसे यहाँ पर जो अभी एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन सब है मिला जुला के, तो उसकी डेंसिटी इतनी होती है। लेकिन एकदम प्योर ऑक्सीजन ले लोगे तो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, 1.43 हो जाएगा। प्योर हाइड्रोजन का तो बाप रे बहुत कम हो गया, देख लो 9 × 10⁻⁴ कितना, हाँ -2। ठीक है, चलिए इंटरस्टेलर स्पेस जो है, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में चले जाओ, जहाँ मतलब किसी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की डेंसिटी एकदम 0 हो जाएगी। वहाँ भी गैस के एक आध मॉलिक्यूल सा बहुत ढूंढिएगा तो मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल सकता है, लेकिन वो बहुत कम डेंसिटी के साथ आपको मिलेगा। ये 10⁻⁻20 का आप मतलब भी समझ रहे हैं कि कितना कम हो गया। तो इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी लगभग इतनी है, बहुत कम है, नाम मात्र का है, उसको ना ही मान के चला जाएगा। ठीक है, और ये सारा डेंसिटी जो दिया गया है वो कहाँ, लगभग कहाँ दिया हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लगभग हम ये सब देख रहे हैं। अच्छा, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको पुराने जमाने में NTP कहा जाता था, हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड। अगर आपसे कोई बोले कि ये दोनों अलग चीज है तो आप छोड़िए, मतलब आप मत मानिएगा। STP और NTP दोनों चीज है, पहले कहा जाता था NTP, अभी कहा जाता है STP। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर लिया गया है 1 atm। ठीक है, क्वेश्चन है ये, 2 थाई बोन्स फेमर्स, फेमर बोला जाता है क्या इसको? ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, हाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास कितना, 40 kg। ठीक है, एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमर। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि एक थाई बोन ये है, बोलिए, दूसरा थाई बोन ये है कि नहीं बताइए, और ये है हमारा अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कितने का है बताइए? तो मिला जुला के 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा नीचे। तो हमको तो किसी एक से ना मतलब है, तो एक पर कितना लग रहा होगा? हाँ, तो एक थाई बोन की अगर हम लोग बात करें तो उस पर लग रहा होगा, बताइए कितना, 200 न्यूटन का फोर्स। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहे कि बताइए उस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, है कि नहीं, बोलिए ना। हाँ, तो बाबू इस पे प्रेशर लग रहा होगा 200 डिवाइडेड बाई 10, सेंटी का मतलब तो 10⁻⁻² ना होता है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो मिला जुला के जो आपका आंसर होगा इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर डायरेक्ट पास्कल लिख लें हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 200 और डिवाइड 10⁻⁻4 इंटू 10 है 10⁻3, और 10⁻3 ऊपर जाके क्या बनेगा, बोलिए 10, अरे 10⁻³ होगा ना, 10⁻³ बनेगा। तो मिला जुला के तो 2 लाख ना हो गया रे, तो 2 लाख पास्कल। हमारे एक थाई बोन पे अभी लगभग कितना प्रेशर लग रहा है सिर्फ हमारे अपर बॉडी की वजह से? आप समझ रहे हैं, आपकी वजह से मैं कितना प्रेशर झेल रहा हूं। आप लोग बैठे हुए हैं भाई, आपके अभी थाई बोन पे थोड़े प्रेशर पड़ रहा है, अभी प्रेशर बेंच पे पड़ रहा होगा। लेकिन इस पूरे 1 घंटे के दौरान आपका जो टीचर है वो अपने थाई बोन पे देखो इतना प्रेशर झेल रहा है, बताइए। बात करेंगे पास्कल्स लॉ की, ठीक है। तो पास्कल लॉ कहता है, हाँ
ब्लेज पास्कल नाम के आदमी ने कहा था ये, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया प्रेशर इन अ फ्लूइड एट क्या रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट दी सेम हाइट ना। मतलब मोटा मोटी वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर हम लोग सेम हाइट पर कुछ पॉइंट्स ले लें, अरे बोलिए ना, तो उन सारे पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही, हाँ मतलब एक पॉइंट यहाँ ले ले, एक पॉइंट यहाँ ले ले, तब प्रेशर बदल जाएगा। लेकिन अगर सेम लेवल पे हम 3 पॉइंट्स लेते हैं तो उन तीनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होगा, है ना। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें फ्लूइड भर, ठीक है, ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसमें ना एक बहुत छोटा सा प्रिज्म हम लोग कंसीडर करेंगे। बहुत छोटा का मतलब वो एकदम इनफाइनेटली स्मॉल होगा। लेकिन इनफाइनेटली स्मॉल प्रिज्म मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ तुमको दिखेगा नहीं? दिखेगा क्या? नहीं। देखो मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है, खोज के दिखाएगा पागल कहीं, तो दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। लेकिन तुम समझना कि वो इनफाइनेटली स्मॉल है। और प्रिज्म का मतलब तो समझते हो ना, 5 फेसेस का ये स्ट्रक्चर होता है। ये बेस होता है, हाँ ये उसकी दीवार हो गई, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, वो सामने से, वो भी सब पीछे से होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसके एरिया को कुछ कुछ मानते हैं। मान लीजिए कि इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है वो कितना मान लिया जाए, ए मान लिया जाए। इसका एरिया कितना मान लिया जाए, बी मान लिया जाए। और इसका एरिया कितना मान लिया जाए, कुछ सी मान लिया, अपने से मान लेते हैं। अरे बोलो यार, ठीक है। उसके बाद ना हम ये भी मानते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। कितना है? थीटा है। तो एक बात बताइए, इसके जो 3 नैरो फेसेस हैं, जिसमें एक बेस हो गया, दीवार, और एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। और ध्यान से देखा जाए तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस है हाइपोटेनस, सॉरी बेस है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस टाइप का हो गया। बस अब इनके पास एरिया है, ये लेंथ ना हो के ये इनके पास एरिया है। बोलिए ना, चौड़ाई भी तो है, तो एरिया है। तो इस वाले बेस पे ये जो फ्लूइड होगा वो कहाँ फोर्स लगा रहा होगा? फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ऊपर ही ना लग रहा होगा? बोलो, ऊपर लग रहा होगा। तो इसको हम लोग बोल दे क्या कि फोर्स ऑन एरिया ए, ऐसा बोल दें। अच्छा, इस वाले पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा? इधर की तरफ लग रहा है। इसको हम लोग बोल दे फोर्स ऑन एरिया बी। और इस पर कहाँ लग रहा होगा? ऐसा तिरछा लग रहा होगा कि नहीं बताइए? इधर की तरफ लग रहा होगा। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फोर्स ऑन एरिया सी, ऐसा बोल देते हैं। अब आप बताइए कि ये जो प्रिज्म हमने कंसीडर किया है, बोलिए ये, अच्छा हाँ एक और बात है कि पानी के अंदर हमने क्या हुआ देखें, ठीक है, रखो रखो उसको अंदर। हाँ सुनिएगा, पानी के अंदर हमने ना ये पानी का ही बना हुआ हो गया। अरे पिटाएगा क्या रे तुम लोग, जब बोल रहा हूं नीचे रखने के लिए उसको। पानी के अंदर हमने ये पानी का ही बना हुआ प्रिज्म कंसीडर किया है, मतलब अलग से कोई प्रिज्म नहीं डाला है। अरे जैसे मान लो यहाँ हवा है, तो क्या मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूँ कि चलो एक प्रिज्म हम ले लेते हैं जो कि किसका बना हुआ है, हवा का ही बना हुआ है। तो आप बताइए कि पानी के अंदर अगर आपने पानी का ही बना हुआ प्रिज्म कंसीडर किया है, तो अभी फिलहाल ये प्रिज्म ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है कि रेस्ट में है? तो अगर पूरा पानी रेस्ट में है तो इस पूरे प्रिज्म को भी हम क्या मानेंगे? रेस्ट में। रेस्ट में मानने का मतलब हुआ कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, बोलो, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, हम इसको ऐसा मान लेंगे। क्लियर है? तो अभी क्या है ना कि हमको नेट फोर्स को देखो जीरो कराना है, ठीक है। चलिए एक और बात है, ये जो एरिया था सी, ये जो था बी, और ये जो था ए, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एकदम सामने से देखें तो हमको कुछ इसी टाइप का ना दिखेगा, जिसमें हमने इसके एरिया को सी मान लिया था, इसके एरिया को क्या मान लिया था? ए मान लिया था, और इसके एरिया को, और ये वाला मान लो अगर थीटा हो गया। तो मैंने तो ये कहा है, हमेशा याद रखना कि अगर कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें ये ए हो, तो ये होता है ए कॉस थीटा, और ये होता है ए साइन थीटा, ये मैंने बोला है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर ये सी है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? सी साइन थीटा, और थीटा से सटा हुआ जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? सी कॉस थीटा। ये तुमको समझ में आया? तो एक रिलेशन हमने निकाल लिया तीनों के एरिया के बीच में। बोलिए जल्दी। इसके बाद उस फोटो को एक बार मैं फिर से बनाता हूं, है ना बाबू?
इधर फोर्स लगा था कौन सा बताओ, एफ बी, इधर फोर्स लगा था कौन सा, एफ ए, और इधर की तरफ ना फोर्स लगा था, अरे मैं यहाँ दिखाऊं चाहे यहाँ दिखाऊं, क्या दिक्कत है? ये वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक वेक्टर को हम उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं एंगल आसानी से ढूंढ पाऊँ। तो उसमें ये वाला, हाँ ये कितना हो गया बताइए, एफ सी हो गया। इस वाले एंगल को अगर हम लोग थीटा बोल दें, और अगर मैं यहाँ पर इस एक्सिस को एक्स मानूं, इस एक्सिस को क्या मानूं, वाई मानूं, तो अगर ये थीटा है तो बताओ ये भी कितना होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। हाँ तो अब एक काम करेंगे कि हम इस एफ सी का कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे, तो एक कॉम्पोनेंट जो इधर टूटेगा वो हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ घूम के तोड़ रहे हैं, और एक कॉम्पोनेंट जो इधर टूटेगा वो हो जाएगा एफ सी साइन थीटा। अरे बात समझ में आई? हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, चूंकि ये प्रिज्म रेस्ट में है, पानी के अंदर पानी का ही बना हुआ एक प्रिज्म हमने माना है, तो वो रेस्ट में होगा, ऊपर नीचे जाते हुए थोड़े दिखेगा, पानी फ्लो थोड़े कर रहा है, तो रेस्ट में है। रेस्ट में है का मतलब हुआ ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। अब बाबू दाएं वाला फोर्स बराबर, तो बताओ ऊपर वाला फोर्स कितना है, अरे इस प्रिज्म पर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ ए लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है, तो एफ सी कॉस थीटा। इसी का नहीं कॉम्पोनेंट जो नीचे आएगा वो नीचे लगेगा, तो एफ ए शुड बी इक्वल टू होना चाहिए एफ सी कॉस थीटा के। बताइए दाएं वाला फोर्स कितना लग रहा है, एफ बी, अरे बोलिए, और बाएं वाला फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ सी साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा इसको ना अगर हम लोग, अच्छा इन दोनों को भी थोड़ा लिखते हैं हम यहाँ पे, ए बराबर कितना आया था सी कॉस थीटा, और बी बराबर कितना आया था सी साइन थीटा आया था। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दें, अब 4 बोल दें। और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, 1 को किससे डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा हमको, एफ ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू, अच्छा एफ सी कॉस थीटा, और यहाँ क्या है सी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, एफ सी बाई सी मिलेगा। अच्छा एफ ए क्या है, तो एफ ए इस फेस पर लगने वाला फोर्स है, और ए क्या है, तो इस फेस का एरिया है, यानी कि लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट एरिया, बोलिए ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही ना प्रेशर बोला जाता है। तो यहां से हमको मिला प्रेशर एट पॉइंट ए, बोलिए जल्दी, प्रेशर एट पॉइंट क्या बराबर, ये एफ सी क्या है, तो इस फेस पे लगने वाला फोर्स, और ये सी क्या है, तो इस फेस का एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमको क्या देता है, प्रेशर देता है, तो ये हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट सी। सिमिलरली अगर हम लोग मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4 करें, तो इसको इसे डिवाइड करोगे तो एफ बी बाई बी मिलेगा, क्या मिलेगा, और इधर में बताओ क्या मिला, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एफ सी बाई सी मिल जाएगा। अब आप बताइए एफ बी बाई बी क्या है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी, कैसे, तो एफ बी है फोर्स इस फेस का, फेस पे लगने वाला, और बी है इस फेस का एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर ही ना बोलोगे, तो ये हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट सी। अब सुनो, सी का प्रेशर ए के प्रेशर के बराबर है, सी का प्रेशर बी के प्रेशर के भी बराबर है, इसका मतलब हुआ ए का प्रेशर और बी का प्रेशर भी बराबर, का मतलब हुआ प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। अच्छा अब सुनिए, इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि 3 पॉइंट्स जो हमने लिए हैं, एक यहाँ लिया है, एक इधर लिया है, और एक ऐसा लिया है, वो तीनों पॉइंट्स लगभग लगभग एक ही जगह पे ना है। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्म इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से भी लग रहा है, उतना ही प्रेशर इधर से भी लग रहा है, यानी सेम हाइट पर प्रेशर हमेशा सेम होगा, चाहे इधर से लगे, चाहे इधर से लगे, चाहे इधर से लगे, चाहे इधर से लगे। क्लियर है? तो ये है आपका पास्कल्स लॉ, देख लीजिए उसमें लिखा है। ये प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लॉ समझिएगा कि एक पॉइंट पे, ठीक है, चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर कैसा होता है, बराबर होता है, बस। ठीक,
दोबारा समझना है क्या? उठाइए हाथ, दोबारा समझना है? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है वेरिएशन प्रेशर विद क्या? डेप्थ। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है किसी भी फ्लूइड में, है ना। और इसका रीजन बड़ा सिंपल है। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल मैंने दिया था कि तुम्हारे रैक में अगर ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं तो सबसे ऊपर वाला किताब उठा के हाथ अंदर लगाना, तो एक प्रेशर महसूस करोगे। किसका? नीचे वाली किताबों का कि ऊपर वाली? ऊपर वाले एक किताब का ही प्रेशर महसूस करोगे, कम होगा। अब 5 गो किताब उठा के हाथ लगाना, प्रेशर बढ़ गया कि नहीं? क्योंकि लेयर्स ऑफ पेपर जो हैं वो अब पहले से ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा किताबें आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही। और एकदम नीचे वाले किताब को भी उठा के अगर हाथ लगा दो तो ऐसा लगेगा हाथ पिछा गया। अरे होगा ना ऐसा। तो जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। फ्लूइड्स भी तो लेयर्स की ही ना बनी होती हैं जा। तो जैसे जैसे फ्लूइड में हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर उसका बढ़ता जाता है। और बहुत ज़्यादा नीचे चले जाइएगा ना तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि समझ लीजिए कि आपकी हड्डियों का पाउडर बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में भले लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर चले गए हैं तो क्या है, लेकिन हम समंदर की गहराइयों में मुश्किल से 3-4 किलोमीटर भी नीचे नहीं जा पाए हैं। काहे? पर इतना प्रेशर बढ़ जाता है ना। और इवन हम कोई ऐसा कैप्सूल वगैरह भी नहीं बना पाते। कैप्सूल खाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें बैठ के हम लोग जा सकें। तो कितना भी आप लोहा वोहा टाइटेनियम वाइटेनियम का बना लीजिएगा ना, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है नीचे जाते जाते, समझ रहे हो, कि वो सारा कैप्सूल वैप्सूल सब पिचक जाएगा, है कि नहीं। सबसे ज़्यादा गहराई तक अभी कौन जा पाया है? अवतार मूवी देखा है आप लोगों ने? उसका जो डायरेक्टर है जेम्स कैमरून, वही अभी तक सबसे ज़्यादा। हाँ, उसका पहला मूवी नहीं, पहला मूवी उसका टर्मिनेटर था, दूसरा मूवी था उसका टाइटेनिक था, अभी फिर अवतार था तो वो भी पानी में था। तो पानी को उसको कुछ पानी से उसको ज़्यादा ही प्यार है, तो सबसे ज़्यादा गहराई तक वही जा पाया है कि नहीं। मछलियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं तैरती हैं, वो शुरू के ही 200-300-400 मीटर में तैरती हैं, क्योंकि नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है। तो सवाल है कि अगर हम h हाइट नीचे जाएं तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, ये जानने के लिए चलिए हम एक कंटेनर में फ्लूइड लेते हैं। अरे बोलो ना। और अब हम एक बार फिर से इस फ्लूइड के अंदर, इसी फ्लूइड का बना हुआ, जैसे अगर ये पानी है तो पानी के अंदर पानी का ही बना हुआ हम एक सिलेंडर टाइप का अज्यूम करते हैं। अरे बोलो ना। चलो इस फेस को हम नाम देते हैं 1, बोलो बाबू। और इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? 2। तो हमको पता करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितने का है। और मान लिया जाए कि इन दोनों फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? h है। यानी अगर हम 1 से 2 जा रहे हैं तो हम कितना नीचे जा रहे हैं? हम h हाइट नीचे जा रहे हैं। हमको यही पता करना है कि h हाइट नीचे जाने पर प्रेशर कितना बढ़ता है। हालांकि ये तो पिछले चैप्टर में हमने देख लिया है, रो ई h बढ़ता है, यही आंसर भी आना चाहिए। चलिए इसकी डेंसिटी हम कितनी मान लेते हैं? रो मान लेते हैं। तो आप मुझको बताइए कि इस सिलेंडर पर ये नीचे वाला जो पानी है वो कहाँ फोर्स लगा रहा होगा? तो चलो एक काम करते हैं, इसको F2 कह देते हैं। ये ऊपर वाला जो पानी है वो कहाँ फोर्स लगा रहा होगा? नीचे लगा रहा होगा, इसको हम लोग F1 कह देते हैं। लेकिन इस पर एक और फोर्स लग रहा होगा और वो है धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए ना। इसके पास अगर मास है, पानी का ही एक सिलेंडर आपने अज्यूम किया है, मास तो होगा ना। और मान लो कि इसका मास अगर m है तो बाबू इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। अरे बोलिए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया जाए? a ले लिया जाए। तो कौन बताएगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया कितना है? a है। हाइट कितना है? h है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अरे बेस इंटू हाइट ही ना वॉल्यूम होता है। क्या बात कर रहे हो यार? अरे यही ना होता है। बोलो। बेस इंटू क्या? तुम लोग जो कहते हो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया ही ना है, एच उसका हाइट हो गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच। एक और बात है, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट। तो मास निकालने के लिए रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे बोलो।
तो एक बात बताओ, ये जो नीचे जो तुमने फोर्स लगाया है mg, उसमें हम चाहें तो m की जगह पे क्या रख सकते हैं? रो भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? हाँ, तो mg की जगह पे अगर हम लोग चाहें तो रो vg भी रख सकते हैं। m की जगह पे मैंने क्या रख दिया? रो भी रख दिया, और g तो खैर पहले से था, रो vg। अब एक बात बताइए, ये जो सिलेंडर आपने अज्यूम किया है, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अच्छा, दाएं बाएं का तो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम खाली अभी वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, का मतलब वो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। बताइए कि ऊपर वाला फोर्स कितना है? F2 है। ए पागल, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? F2 लग रहा है। और नीचे कितना फोर्स लग रहा है? तो F1 लग रहा है, जो कि बाबू ये पानी लगा रहा है नीचे, है कि नहीं? और mg भी तो लग रहा है। तो mg की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? रो vg लिखते हैं। इस चैप्टर में मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डेंसिटी और वॉल्यूम। बोलो बाबू। हाँ ठीक है। अब सुनो, क्या करते हैं ना कि हम लोग इस v की जगह पे ah रख दें, अरे वॉल्यूम की जगह ah रख दें। बोलो, चलो तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 प्लस रो, अभी की जगह पे हमने AH रखा और इंटू जी, दोनों साइड आप A डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा F2 बाई A बराबर F1 बाई A अब प्लस रो AHG और डिवाइडेड बाई कितना? A। बताइए, A से कट गया। अब कौन बताएगा फोर्स पर यूनिट एरिया? F2 बाई A क्या है? प्रेशर एट पॉइंट 2। अगर यहां पर हमने पॉइंट 2 लिया है तो ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट 2, ये हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट 1 अब प्लस कितना? रो HG कहिए चाहे रो GH कहिए, आप इसको इधर लेके आइएगा तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो रो GH हो जाएगा। अरे बोलिए, इसका मतलब हुआ कि अगर हम H हाइट नीचे जाएं तो प्रेशर में डिफरेंस कितने का आता है, या प्रेशर कितना बढ़ जाता है? रो GH। ये रिजल्ट याद रखिएगा, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? देख लीजिए, किताब में है ये। दोबारा समझाऊं? बोलो बच्चों, आगे बढ़ जाऊं फिर? अब सुनो क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं ये जो 1 पॉइंट है ना, इसको मैं सीधे सरफेस पर ले जाना चाह रहा हूं। कहां ले जाना चाह रहा हूं? सरफेस पर। मैं एकदम यहां ले जाना चाह रहा हूं, यहां पे, सुन रहे हो? यहां पे। और तब मैं H हाइट नीचे कहीं कोई पॉइंट मान लो P लेना चाह रहा हूं, और हमको पता करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है। चाहे इस पॉइंट को चलो हम लोग A कह देते हैं, P से तो प्रेशर को डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? A कह देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अब इसके ऊपर क्या है? पानी है क्या? अरे हवा ना है। तो यहां पर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम लोग P नॉट से ना डिनोट करेंगे। अच्छा, हाँ ये बता दूं मैं आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? हाँ, वो जो 1 atm होता है ना, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली P नॉट से भी डिनोट करते हैं। अरे कैसे डिनोट करते हैं? P नॉट से। और देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ये कहना कि 1 atm ही होगा जरूरी नहीं है। वो कहाँ होता है? सी लेवल पर होता है। थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो वो प्रेशर बढ़ घट भी सकता है। अरे बोलिए ना। तो एटमॉस्फेयर हम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम डिनोट से करेंगे P नॉट से, और सी लेवल पर ये कितने के बराबर होता है? 1 atm के बराबर होता है, ठीक है? चलिए, तो ये बात हो गई। अब आप बताइए कि प्रेशर एट पॉइंट A माइनस P नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो GH हो जाएगा। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू P नॉट प्लस कितना? रो GH। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ना बाबू, उसमें दो लोगों का एक्चुअली योगदान है। किसका किसका? एक तो, अरे भाई एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर लग रहा है, तो एक तो एटमॉस्फेयर का योगदान होगा और एक इस फ्लूइड का योगदान होगा। तो एटमॉस्फेयर का योगदान कितना है? P नॉट। और H हाइट का फ्लूइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? रो GH। दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपको टोटल वहां का प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, यहां पर लिखा हुआ है द प्रेशर P एट डेप्थ
यहाँ H होना चाहिए ना, H at H depth below the surface of a liquid open to the atmosphere is greater than atmospheric pressure by an amount of कितना ρg। क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसा सरफेस जो एटमॉस्फेयर के साथ ओपन होता है, मतलब इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, इससे अगर आप H हाइट नीचे चले जाइएगा तो जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, ρg ज्यादा होगा, ठीक है। और इस एक्सेस प्रेशर यानी P माइनस पी नॉट को, यहां मैंने P को PA बोला है, तो PA माइनस पी नॉट को हम लोग कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहा जाता है, तो किसी भी लिक्विड के सरफेस से H हाइट नीचे जाओगे तो प्रेशर ρgh बढ़ेगा ना, इस ρgh को बोला जाता है गॉज प्रेशर। क्या बोला जाता है, गॉज प्रेशर एट दैट पॉइंट। क्लियर है, चलिए ठीक है।